सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और हाँ, आज आपको वीडियो लेट मिल पा रहा है। उसकी वजह है कि रात में मुझे नींद आ गई आपका वीडियो तैयार करते करते। और नींद आने का कारण है कि कल पूरा दिन भर मैं घर से बाहर था, क्योंकि 21 नवंबर को होता है राधे का बर्थडे। तो उसकी तैयारियों में मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का, उसे तैयार करने का। रात में समय मिला, लेकिन थकावट के कारण, नींद आने के कारण मुझे कंटेंट तैयार नहीं कर पाया। फिर लेट उठा और उसी कारण से लेट हो गया। तो उसके लिए सॉरी। मुझे लगा एक बार मैं आपको बता दूं कि लेट हो गए, क्या कारण रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 20 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो अच्छे क्वेश्चन से आज बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में भारत के अगले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो आंसर होगा के संजय मूर्ति। तो अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। उन्होंने के संजय मूर्ति को भारत का अगला कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। ये जो के संजय मूर्ति हैं, ये वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले उच्च शिक्षा विभाग में सचिव हैं। वे आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और अभी इनको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में किसने नियुक्त किया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, ये देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो, वो इनका कार्यकाल होता है। और ये संविधान के आर्टिकल नंबर 148 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। ये आप जरूर ध्यान रखना। काम मैंने आपको बता दिया। केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों और उनके द्वारा नियंत्रित संस्थानों की आय और व्यय की ये जांच करता है। अच्छा, ये स्थान किनका लेंगे ये प्रश्न आ जाएगा। तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे, जो कि 21 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं, यानी कि कल ही के दिन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पहले फर्स्ट जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे, उनका नाम क्या है? और ये प्रश्न पुलिस एसआई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उत्तर होगा नरहरि राव। 1948 में बने थे। तो अब नए याद रखना कौन है? के संजय मूर्ति किनके स्थान पे आ रहे हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पे। बाकी ऑप्शन पे देखिए, एसएस दुबे, ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं, महालेखा नियंत्रक हैं, इनका नाम भी याद रखना। संजीव खन्ना आप जानते ही हो, 51वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। और हर्षवर्धन अग्रवाल की बात करेंगे तो फिक्की के ये अभी नए अध्यक्ष बने थे। तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, सारे नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 नवंबर को। तो भारत में हर साल 18 नवंबर को नेशनल नेचुरोपैथी डे यानी कि राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2018 से ये दिन मनाया जा रहा है और इस बार ये 7वां नेचुरोपैथी डे है। उद्देश्य क्या है मनाने का? दवा रहित प्रणाली के माध्यम से सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, जिसे प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। ये मैं लाइन आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जी को ही भारत में नेचुरोपैथी का संस्थापक व्यक्ति माना जाता है। और वैसे बेनेडिक्ट लस्ट इनको आधुनिक नेचुरोपैथी का जनक माना जाता है। तो याद रखेंगे सिंपल सा, नेशनल नेचुरोपैथी डे, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे नेशनल डॉक्टर डे कब होता है? 1 जुलाई को। आयुर्वेदिक दिवस हम कब मनाते हैं? जिस दिन धन्वंतरी जयंती होती है, धनतेरस होती है, इस बार 29 अक्टूबर को थी। और वर्ल्ड होम्योपैथी डे ये 10 अप्रैल को होता है। और याद रखना, भारत के बाहर पहला जो विदेशी जन औषधि केंद्र है वो कहाँ पर खोला गया है? मॉरिशस में। बाकी नवंबर के एक बार सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करवा दूं। तो देखो, 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे था, 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 10 नवंबर विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस, 10 नवंबर को ही विश्व टीकाकरण दिवस, 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस, 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी कि नेशनल एपिलेप्सी डे,
वैसे 17 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस और सड़क यातायात पीड़ितों की याद में विश्व दिवस भी मनाया जाता है। और आज हमने देखा 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज खिताब को जीत लिया है? तो आंसर होगा मैग्नस कार्लसन ने। तो दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर है मैग्नस कार्लसन, और ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो नॉर्वे। और अभी इन्होंने ही टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है, जो कहाँ पे हुआ था? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। और इसमें जो भारतीय चेस प्लेयर है अर्जुन एरिगेसी, वो इसमें तीसरे स्थान पे रहे। तो पहले स्थान पे मैग्नस कार्लसन रहे। बाकी चेस से और क्या क्या प्रश्न आपके करंट अफेयर्स में बनते हैं वो भी मैं आपको रिवाइज करवा दूं। देखो, आपको पता है हमारे जो पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर है उनका नाम विश्वनाथन आनंद है, जिन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर, और इन्हें ही पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो मिला था 1991-92 में। अभी बिल्कुल लेटेस्ट 2023 का मिला था हमारे जो बैडमिंटन प्लेयर्स जोड़ी है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को। और सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर जो भारतीय हैं उनका नाम है डी गुकेश। पहली महिला ग्रैंड मास्टर अगर आप पूछोगे तो एस विजय लक्ष्मी है। वर्ल्ड चेस डे होता है 20 जुलाई को। भारत में पहली बार चेस अकेडमी ये खुलेगी भुवनेश्वर में। और अभी जो 45वां चेस ओलंपियाड 2024 हुआ हंगरी के बुडापेस्ट में, उसमें पुरुषों की कैटेगरी में विजेता रहा भारत, और हराया किसे? भारत ने स्लोवेनिया को। और फीमेल कैटेगरी में भी विजेता भारत है, और भारत ने यहाँ पे हराया अजरबैजान को। और अगली बार 2026 में जो 46 नंबर के फिडे चेस ओलंपियाड होंगे वो भी याद रखना ताशकंद उज्बेकिस्तान में होंगे। उसके अलावा आपने पढ़ा अभी शतरंज खेल में 2800 एलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले अभी भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर बन गए कौन? अर्जुन एरिगेसी। पहले तो विश्वनाथन आनंद थे। बाकी पूरे विश्व में चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो फे है। स्थापना होती है 1924 में, हेडक्वार्टर लुजेन स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल किसने जीता? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2024 की, जो कि इस बार इसका 14वां संस्करण था, जो कि कहाँ पे हुआ? चेन्नई के SDAT मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में, जिसको जीत लिया उड़ीसा ने। पहली बार उड़ीसा ने ये जीता, पहला टाइटल है। यहाँ पे उड़ीसा ने किसको हराया? हरियाणा को हराया है। तो एक तो ये याद रखेंगे। बाकी हॉकी से और क्या क्या प्रश्न आपके बनते हैं करंट अफेयर्स में 2024 में, हॉकी से क्या क्या प्रश्न बने वो सारे मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, अभी सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो कि मलेशिया में हुई थी उसको जापान ने जीता, पाकिस्तान को हराया। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जो FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप है महिलाओं का, ये मस्कट में हुआ था। एक तो ये याद रखना, पहली बार हुआ था, पहला संस्करण था। ओमान की कैपिटल मस्कट में हुआ। नीदरलैंड ने जीत लिया, भारत को हराया। ये महिलाओं का था। इसी तरह से पुरुषों का भी हुआ, ये भी पहला संस्करण था, ये भी मस्कट में ही हुआ। इसको भी नीदरलैंड ने जीता, लेकिन हराया यहाँ पे मलेशिया को। ठीक है। एशियन गेम्स अभी जो 19वां संस्करण हुआ था पिछले साल, उसमें हमारी पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था। अच्छा, यूं बताओ आप, अभी जो पेरिस ओलंपिक हुए थे वहां पे हमारी जो हॉकी टीम है उसने ब्रोंज जीता था। आप बताओ किसे हरा करके ब्रोंज जीता था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, किसे हराया ये आपको बताना है। ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न छोड़ रहा हूं मैं। बाकी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच क्रेग फुलटन है, साउथ अफ्रीका के हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच हरिंदर सिंह बने। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पे रख दिया गया था, और इन्होंने संन्यास भी ले लिया, आपको पता होगा। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में है, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा। वुमेन्स हॉकी लीग 2024 का आयोजन रांची झारखंड में हुआ। 2025 में जो हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप है ये भारत में हुआ, मतलब भारत में होगा। 8वां एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 ये कहाँ पे हुआ? चाइना के हुलुन बुइर में हुआ, जिसको भारत ने जीता चाइना को हरा के। और अभी नवंबर में जो 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता है, इसका आयोजन हो रहा है बिहार में, बिहार के राजगीर में।
और इसका मैस्कॉट गुड़िया है। बाकी हॉकी इंडिया ने PR श्रीजेश की जो जर्सी नंबर 16 है उसको रिटायर कर दिया, क्योंकि रिटायरमेंट ले लिया पेरिस ओलंपिक के बाद PR श्रीजेश ने, और रिटायरमेंट के बाद भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का इनका नया हेड कोच बना दिया। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2024 ये पंजाब में हुआ था। पंजाब ने जीत लिया उत्तर प्रदेश को। और याद रखना कि अभी 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 ये झारखंड में होगा। ऊपर वाला पुरुष वाला था। बाकी हॉकी से आपको याद आएगा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसकी स्थापना होती है 1924 में। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। हेड मोहम्मद तैयब इकराम। और 1928 में भारत इसका सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं और एशियन हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप हो गया, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, बेटन कप और इंदिरा कप, इन सब का संबंध है हॉकी से। तो ध्यान में रखना, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन 2024 इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। इसका उद्घाटन किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। और इस पूरे सम्मेलन का, पूरे कार्यक्रम का आयोजन किसने किया? पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और राष्ट्रीय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय ने मिलकर के इसका आयोजन किया। इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया, ये मैंने आपको बता ही दिया। और अमित शाह ने इस कार्यक्रम के बाद साबरकांठा जिले में साबर डेयरी के पशु आहार प्लांट का भी उद्घाटन किया, जिसको उत्पादन क्षमता 800 मैट्रिक टन है और इसको बनाने की लागत है 210 करोड़ रुपए। बाकी सम्मेलन की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन 2024 के स्टार्टिंग के मैं आपको रिवाइज करवाता हूं आज। तो देखो, AI सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन इस साल हुआ था साउथ कोरिया के सियोल में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यूनाइटेड अरब अमीरात में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल बेल्जियम में। नवा रायसीना डायलॉग का आयोजन हुआ नई दिल्ली में, जिसमें चीफ गेस्ट रहे थे ग्रीस के प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में हुआ। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में। और भारत ने इस बार यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता की थी। 46 नंबर का एडिशन था, नई दिल्ली में हुआ था। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो गांधीनगर में हुआ। नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो गुवाहाटी में। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में हुआ था नई दिल्ली में, और भारत ने दूसरी बार इसे होस्ट किया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में SpaceX ने भारत के किस अभी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा GSAT-N2। तो एलन मस्क की जो स्पेस कंपनी है SpaceX, और इसी ने अपने फॉल्कन 9 रॉकेट से भारत के GSAT-N2 जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया है। और इस सैटेलाइट का जो वजन है वो 4700 किलोग्राम है। एक्चुअली में हमारे पास अभी तक ऐसा कोई रॉकेट नहीं है जो इतने भारी सैटेलाइट को ले जा सकता है, तो इसीलिए SpaceX से हमने इसको लॉन्च करवाया। ये जो सैटेलाइट है ये हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल वीडियो ऑडियो ट्रांसमिशन उपलब्ध कराएगा, और इससे हवाई जहाज में उड़ान के दौरान मोबाइल इंटरनेट की सुविधा मिल सकेगी। और बेसिकली इसे विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों में संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया या लॉन्च किया गया है। और याद रखना, इसे GSAT-N2 या फिर GSAT-20 भी कहते हैं। तो GSAT-20 भी आपको नाम मिल सकता है या GSAT-N2 भी नाम मिल सकता है, दोनों ध्यान में रखना। फॉल्कन 9 से हमने इसको लॉन्च कराया है। एक्चुअली ये प्रश्न मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ऐसी बात नहीं पहली बार पढ़ा रहा हूं, पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन फाइनली भी लॉन्च कर दिया गया, तो आज मैं आपको फिर से बता रहा हूं। बाकी बात देखो इसरो की है, क्योंकि इसरो का सैटेलाइट है, हमारी स्पेस एजेंसी है। तो इसरो की बात करते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 1969 में। बेंगलुरु में मुख्यालय है। वर्तमान में चेयरमैन S सोमनाथ हैं।
चलो आप बताइए एस सोमनाथ को अभी कौन सा अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट अवार्ड है और मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको यहाँ पे सामने दिख जाएगा। वर्ल्ड स्पेस अवार्ड इनको मिला और अभी केपीपी नामबियार पुरस्कार भी इनको मिला था, ये भी याद रखना। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी उसका नाम है नीलावु कुदिचा सिम्हांगल। और ये सारे अवार्ड मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ये सभी इसको मिले हैं। और ये जॉन एल जैक स्विगर्ड पुरस्कार भी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी 2024 वैश्विक मृदा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 जिसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में 19 से लेकर 22 नवंबर तक, इसका उद्घाटन किया नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र ने, जो कि यहाँ पे चीफ गेस्ट भी थे। और थीम भी है इसकी खाद्य सुरक्षा से परे, मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन शमन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। तो यहाँ पर मिट्टी के महत्व के बारे में, मिट्टी के शरण और इसके टिकाऊ प्रबंधन के मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई। तो ध्यान रखना, वैश्विक मृदा सम्मेलन का आयोजन अभी नई दिल्ली में हुआ। और अगर आपसे पूछे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस, अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, रोम इटली में है और स्थापना 1924 में होती है। वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसकी स्थापना होती है 1929 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और डायरेक्टर है हिमांशु पाठक। वैसे वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस आपको याद आ रहा होगा, जो हम 5 दिसंबर को मनाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये सम्मेलन वाला प्रश्न था और आज मैंने आपको सम्मेलन रिवाइज भी करा दी 14-15। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में उमा दास गुप्ता का निधन हो गया। वे क्या थी? वे एक अभिनेत्री थी, उमा दास गुप्ता एक एक्ट्रेस थी। अभी 84 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। आपको याद है सत्यजीत रे की जो पहली फिल्म थी कौन सी थी? सबको पता होगा, पाथेर पांचाली 1955 में आई थी। उसमें एक्ट्रेस कौन थी? वो यही थी, उमा दास गुप्ता। तो इन्हीं का भी निधन हुआ है, तो इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। और ये जो फिल्म थी ना पाथेर पांचाली, मैं आपको बता दूं, वो एक बंगाली लेखक थे विभूति भूषण बंदोपाध्याय, उनके 1929 में लिखे गए पाथेर पांचाली नॉवल पर आधारित थी। तो उमा दास गुप्ता का सिंपल नाम याद रखेंगे हम। एक्ट्रेस थी किस मूवी में? पाथेर पांचाली में, जो कि सत्यजीत रे की पहली मूवी थी। तो इनका भी निधन हो गया। और कुछ और ऑबिचुरी, यानी कि जिन अभी व्यक्तियों के निधन हुए, इंपॉर्टेंट जो व्यक्तियों के निधन हुए, वो मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो एक तो अरुणा वासुदेव का नाम आपको याद होगा, एशियाई सिनेमा की मां कही जाती है, निधन हो गया। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के ये डायरेक्टर जनरल थे, 25वें नंबर के निधन हो गया। अभी तो 26वें भी बन चुके हैं। आप भी बताइए 26वें इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? बाकी राम नारायण अग्रवाल अग्नि मैन ऑफ इंडिया, अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाते, निधन हो गया। नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री थे और इनकी ऑटोबायोग्राफी थी वन लाइफ इज नॉट एनफ, इनका निधन हो गया। साल सिंह मराक मिस्टर क्लीन के नाम से जाने जाते थे, मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। शोभना रानाडे गांधीवादी सामाजिक सुधारक थी। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से था, निधन हो गया। भारतनाट्यम तमिलनाडु का और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का ये क्लासिकल डांस है, याद रखना। अंशुमान गायकवाड़ क्रिकेटर थे। पंडित राजीव तारानाथ सरोद वादक थे। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। सुशील मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। सलाम बिन रज्जाक प्रसिद्ध उर्दू लेखक थे। पीटर हिग्स ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी थे, जिन्होंने हिग्स बोसोन पार्टिकल की खोज की थी, इनका निधन हो गया। पॉल अलेक्जेंडर अमेरिकी थे, द मैन इन द आयरन लंग के नाम से फेमस थे, निधन हो गया। गजल गायक पंकज उदास, देश की सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजी गायकवाड़ नाम था। भारत की पहली ओरल यानी कि मौखिक गर्भ निरोधक गोली आती थी, सहेली, उसकी खोज करने वाले थे डॉक्टर आर नित्या आनंद, इनका भी निधन हो गया। और शास्त्रीय गायक प्रभा अत्रे, जिनका संबंध किराना घराने से था। मुनव्वर राणा मशहूर उर्दू गायक थे। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति थे, इन सबका निधन हो गया। कुछ और नाम है जैसे कि पी वेणुगोपाल, भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले व्यक्ति ने, निधन हो गया। कनक राजू तेलंगाना के गुसाड़ी लोक नर्तक थे। वे राज गोंड जनजाति से बिलोंग करते थे। ये प्रश्न एग्जाम में आया था, है ना। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला के नाम से मशहूर
प्रसिद्ध लोक गायिका थी। विवेक देबरॉय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे। के एस पुट्टस्वामी निजता के अधिकार मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इनका भी निधन हो गया। तो 2024 के कुछ महत्वपूर्ण ये नाम हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 को किसने जीत लिया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 की। इस बार चौथा संस्करण था जो कि 16 से 18 नवंबर 2024 तक हुआ। कहाँ? नई दिल्ली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में आयोजन किया अंडर वाटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, और इसको जीत लिया, यानी कि प्रथम स्थान पर रहा पश्चिम बंगाल। टोटल मेडल जीते 67 गोल्ड थे इसमें, 43 सिल्वर और 41 ब्रोंज। दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड रहा। तो याद रखेंगे, चौथा राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप था, विजेता पश्चिम बंगाल रहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में जीटी ओपन में महिला कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर होगा ज्योति सुरेखा। तो अभी लग्जमबर्ग में जीटी ओपन में महिला कंपाउंड स्पर्धा में गोल्ड जीता है ज्योति सुरेखा ने। इन्होंने किसको हराया? बेल्जियम की सारा पिल्स को। वहीं पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में अभिषेक ने सिल्वर जीता है। तो यहाँ पे गोल्ड किसने जीता? फिर माइक स्लॉसर ने, जो कि नीदरलैंड के तीरंदाज हैं। तो यहाँ पे महिला कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में एक भारतीय हैं जिन्होंने गोल्ड जीता। इनका नाम जरूर याद रखना, ज्योति सुरेखा इनका नाम है। बाकी ये थी आज की करंट अफेयर्स वाली क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। बाकी इनकी क्विज डेली अपलोड होती है, पीडीएफ आपको डेली मिल जाता है। जो भी करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा शीट्स में आपको रिवीजन के तौर पे करवा रहा हूँ, ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। डिटेल्ड पीडीएफ बिल्कुल फ्री होती है, जो आपको कहाँ मिलेगी? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन या तो आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, वहां से डायरेक्ट इंस्टॉल कर लो। वहां से दिक्कत आती है तो आप प्ले स्टोर में चले जाओ, प्ले स्टोर में टाइप करो क्रिक एग्जाम, वहां से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। वीडियो अपलोड होने के 10 मिनट 12 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ और क्विज मिल जाती है। यूट्यूब में सबसे तेज सबसे फास्ट वीडियो अपलोड होने के बाद आपको ये पीडीएफ और क्विज क्रिक एग्जाम पे ही मिलेगी, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। बाकी सेशन पसंद आए तो लाइक करके वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। आज वीडियो लेट हो गया, एक बार फिर से माफी चाहूंगा, और मैंने आपको रीजन बता ही दिया। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है, कल राधे का पहला जन्मदिन है। तो वैसे तो कोई बड़ा आयोजन नहीं कर रहे हैं, छोटा मोटा घर के थोड़े बहुत मेंबर मिलकर के कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं सब तैयारियों में समय चला गया। हाँ, अब आपको बता दिया तो आपको जरूर सम्मिलित करेंगे कि बर्थडे में क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या आयोजन किया। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को बर्थडे का टूर करा जाए व्लॉग बना करके। वैसे मुझे व्लॉग वगैरह बनाना आता नहीं है, इसलिए मैंने एक व्लॉग चैनल बनाया तो है, लेकिन व्लॉग में बना नहीं पाता हूँ, क्योंकि वही है, समय नहीं मिल पाता और मुझे बनाना भी नहीं आता है। लेकिन बर्थडे का बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उसमें शामिल करूं, क्योंकि आप भी हमारे सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स हैं। तो आप लोगों की बेस्ट विशेष तो बिल्कुल जरूर चाहिए होंगे, आप लोगों की ब्लेसिंग्स, क्योंकि आपका छोटा भतीजा कह दो, भांजा कह दो, उसका जन्मदिन है। तो अपना जो क्रिक एग्जाम व्लॉग चैनल है, आप होम पे जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहां पे वीडियो जरूर मिलेगा। तो उसे आप चाहे तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, हम उसमें मिलते रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे। खैर, आज के लिए इतना ही। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, गुरु घासीदास तमोर पिंगला देश का 56वां टाइगर रिजर्व बना है, ये किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। इंटरपोल का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? वॉल्डेसी उर्किजा को। एक बुक आई है, मोदियालोग कन्वर्सेशंस फॉर अ विकसित भारत, इसको लिखा है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। और अभी 2024 एटीपी फाइनल का एकल खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर। सुपर टाइफून आया, मेन यी किस देश को प्रभावित किया? फिलीपींस। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया, इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर से ज्यादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश। नेपाल ने भारत के माध्यम से किस देश को पहली बार बिजली का निर्यात किया? बांग्लादेश। और क्लाइमेट ट्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक शहर कौन सा है? तो आंसर होगा शंघाई। और आखिरी प्रश्न पूछा, यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयारी के रूप में मान्यता दी? तो आंसर होगा उड़ीसा।
कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था यूपीएससी के अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया, प्रीति सूदन आंसर होगा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।